तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे आने वाले जितने भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर है उन सभी के लिए ये बेस की तरह है। तो इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और ये चैप्टर उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आसान आसान चीज़ ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा तब आप लोगों को आगे आने वाले सभी चैप्टरों में बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके आने वाले वीडियो में मैं इसका सारा एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। और हाँ, ये वीडियो जो है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन मैं सबका हिंदी भी बताते जाऊँगा। तो आप लोग किसी भी मीडियम से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम में ही है लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी ये सब पढ़ चुके होंगे कि लाइन सेगमेंट और रे, ये तीन चीज़ होता है। तो सबसे पहले एक लाइन क्या होता है, ये लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, यानी कि हम लोग जो है इस तरह से खींच देते हैं जिसका कोई भी अंत का बिंदु नहीं होता है। यानी कि ये कहीं इधर से भी जितना चाहे उतना बढ़ सकता है और इधर से भी, इसका यानी कि कोई निश्चित लंबाई नहीं है। तो इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइन को इस तरह से सूचित करते हैं, कोई भी यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, बस स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी लाइन को दर्शाते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक भाग होता है लाइन का, यानी कि पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। यानी कि जैसे अगर ये एक लाइन है तो यहीं पर अगर हम लोग जो है इस तरह से इसका एक भाग ले ले, इसका एक हिस्सा ले ले, तो उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी इस तरह से दो बिंदु हो गया, और ए बी को एक साथ लिख देने पर और उस पर ऊपर में हम लोग जो है इस तरह से एक लाइन पाते हैं और इस तरह से हम लोग रेखाखंड को दर्शाते हैं। तो ये ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट हो गया। अब आते हैं रे पे। तो रे का क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु होता है और दूसरा अनिश्चित होता है, यानी कि दूसरी ओर से ये जितना चाहे उतना बढ़ सकता है। अब इसमें एक बात और आप लोगों को याद रखना है कि जैसे यहाँ ए है और बी है, अब ध्यान से देखिए ये बी वाला जो है ये जितना चाहे उतना आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी इस तरह से कि ए बी लिखेंगे और फिर इधर तरफ एरो लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरह से कर दूं और इधर के तरफ एक रहेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग ए लिख दे और यहाँ पे इस बार बी लिख दे, तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे, बी ए लिखेंगे और फिर लाइन इधर करेंगे, यानी कि एरो तो उधर के साइड ही रहेगा, लेकिन हम लोग जो है इसका जो बिंदु है उसको देख कर लिखेंगे कि कौन सा निश्चित वाला है। जो निश्चित वाला रहता है उसे पहले लिखेंगे। ऐसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं। अब हम लोग जो है इसका आगे का चलते हैं, जो कि है एंगल। अब एंगल क्या होता है, तो एंगल जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि दो लाइन को अगर हम लोग एक साथ जोड़ते हैं जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तब उससे हम लोगों को एक एंगल मिलता है। अब ध्यान से देखिए, एक एंगल यहाँ भी मिला है और एक एंगल ये भी मिला, ये दोनों ही एंगल होता है। लेकिन हम लोग जो है अगर नॉर्मल एंगल बोलते हैं तब इसको मानते हैं, और अगर हम लोगों को ये वाला एंगल बोलना होता है तब हम लोग इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो कि अभी आगे आएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग बस ये समझिए कि एंगल कुछ नहीं है बल्कि दो किरण है, यानी कि रेज है, जिसका एक सेम एंड पॉइंट होता है, तो उसी को हम लोग एंगल बोल देते हैं। अब इस एंगल में ध्यान से देखिए, ये जो होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आके ये दोनों मिल रहा है तो इसको शीर्ष बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें दो आर्म्स है, आर्म्स यानी कि इसका बाजू हो गया, तो यहाँ पे ओ ए है और ओ बी है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि ए ओ मत बोल दीजिएगा, इसको ओ ए और ओ बी ही बोलेंगे। तो ये दोनों इसका आर्म्स हो गया। फिर उसके बाद इसमें एंगल को ध्यान से देखिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग इस एंगल को एंगल ओ भी बोल सकते हैं कि ये एंगल ओ है। लेकिन इस एंगल को और अच्छे से हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं कि तीन अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए ओ बी है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इस तरह से लिखेंगे। तो अभी भी यही एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो एंगल इस तरह से मिला हुआ रहता है। अब यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए बी सी इस तरह से दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे ओ है, तो अगर हम लोग सिर्फ एंगल ओ लिख देंगे तो अब ये वाला एंगल है या फिर ये वाला या फिर ये पूरा है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को मान लेते हैं कि अगर ये दिखाना है तो ए ओ बी बोलेंगे, ये वाला दिखाना होता है तो बी ओ सी बोलेंगे, ये पूरा को दिखाना है तो ए ओ सी बोलेंगे। तो इसलिए एंगल को ज़्यादा अच्छा से लिखने का तरीका ये होता है।
तो अभी तक हम लोगों ने लाइन के बारे में भी जान लिया है और एंगल्स के बारे में भी जान लिया है। अब ध्यान से देखिए एंगल्स के कुछ प्रकार होते हैं, तो उसे हम लोग जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो न्यून का मतलब होता है यानी कि छोटा, तो यानी कि 90 डिग्री से जितना भी छोटा एंगल होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि 0 डिग्री से निगेटिव में तो कभी एंगल होता ही नहीं है, और 90 डिग्री से छोटा, तो इस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर 90 डिग्री का एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको समकोण बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको कि अधिक कोण बोलते हैं, यानी कि इसमें 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल आ जाता है। और फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि इसको हिंदी में रिजु कोण बोलते हैं। तो इसमें 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं, यानी कि एक सीधा रेखा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है, अब यहाँ से ले जाके इस पूरे को हम लोग जो है ये 180 डिग्री हो गया, और इसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो यानी कि ये हो गया 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण। फिर उसके बाद कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, यानी कि एक बिंदु पर या जहाँ से शुरू किए वहीं पर अगर घूम के आ गया तो इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। अब देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के युग्म। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कोणों के बहुत सारे युग्म को बना दिया है। अब इसमें जैसे सबसे पहले आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इसको पूरक कोण बोलते हैं। तो यानी कि कोई भी दो एंगल वो कहीं पर भी हो तो उन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाता है तब हम लोग कह देते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि पूरक कोण है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री का और फिर यहाँ पे एक एंगल है 30 डिग्री का, तो हम लोग कह देंगे कि ये दोनों एंगल जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। और फिर इसी की तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, यानी संपूरक कोण। इसमें दो को एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग एक लेते हैं 110 डिग्री और एक ले लेते हैं 70 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए ये संपूरक कोण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये 180 डिग्री है, तो ये 190 से बड़ा है, तो थोड़ा इस तरह का बनना चाहिए था। तो ऐसे इसमें कुछ उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है एंगल देखते के साथ पता चलना चाहिए कि वो कितना है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का बात, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 डिग्री वाला और सप्लीमेंट्री हो गया 180 डिग्री जोड़कर आना चाहिए। तो अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ, यानी कि दो एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल तब कहलाता है जब उसमें जो है एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो जब भी कॉमन वर्टेक्स दिख जाए, जैसे यहाँ पे ये दो एंगल है ए और बी, तो ध्यान से देखिए इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। अब दोनों में ही वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। फिर उसके बाद उसमें एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें ये दो आर्म है, एक ये और एक ये, और इसमें ये और ये वाला आर्म है। तो इस ये दोनों ही एंगल में ये वाला आर्म जो है ये कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये भी जरूरी है। और उसके बाद फिर तीसरा जो इसका कंडीशन है कि उसका जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो डिफरेंट साइड होना चाहिए कॉमन आर्म के, यानी कि ये कॉमन आर्म है तो इसका जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये वाला और ये वाला, तो ये इसके डिफरेंट साइड्स पे होना चाहिए, यानी कि एक इधर है तो इसके एक इधर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए अगर हम लोग जो है इस तरह से एक एंगल ले और एक इधर ले, तो इन दोनों को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। अब उसी तरह से अगर हम लोग जो है ऐसे करके एक एंगल लेते हैं और यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, अब ध्यान से देखिए इसमें भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो अब जैसे हम लोग जो है एक एंगल इस तरह से बनाते हैं और इसमें नाम देते हैं ए, ओ, बी और सी, कुछ भी अभी के लिए दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एंगल ACB और एंगल ACO क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है? अब ध्यान से देखिए आप लोग कहेंगे कि ये है और इसमें एक कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म भी है, यानी कि ये जो है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होगा। लेकिन ध्यान से देखिए एंगल में लिखा हुआ क्या है, ACB लिखा हुआ है, ACB। तो ध्यान से देखिए ACB है और एक एंगल है ACO। तो इन दोनों में ही एक कॉमन वर्टेक्स भी है। उसके बाद फिर इसमें ACO है और ACB है, तो AC जो है कॉमन आर्म भी हो गया। लेकिन फिर भी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें ये जो तीसरा वाला कंडीशन था ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है एक ही ये वाला कॉमन है और इसके एक ही साइड पे आ गया, डिफरेंट साइड पे रहेगा तो ही हम लोग उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो यानी कि ये तीनों ही कंडीशन जो है फुलफिल होगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, वरना एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है वो देखते हैं, यानी कि रैखिक युग्म इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो एडजेसेंट एंगल्स विथ नॉन कॉमन आर्म्स आर एज टू अपोजिट रेज, यानी कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स है जिसमें जो एक बिंदु है जिसके अपोजिट साइड पे उसका नॉन कॉमन आर्म है, तब हम लोग उसको कह देते हैं कि वो क्या है, लीनियर पेयर्ड है। यानी कि हम लोग एक बिंदु लेते हैं और एक कोण ऐसे बनाते हैं, एक कोण ऐसे, और इसका जो नॉन कॉमन वाला आर्म था उसको एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को लीनियर पेयर मिल जाता है। या फिर हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों लीनियर पेयर एंगल्स कहलाता है। तो अभी तक हम लोगों ने लाइंस के बारे में जान लिया, एंगल्स के बारे में जान लिया, फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देख लिया, फिर पेयर्स ऑफ एंगल्स भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये और कुछ नहीं बल्कि पैरेलल लाइंस है। तो यानी कि लाइंस होता है ये अगर दो लाइन जो है, दो लाइन इस तरह से कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इसे हम लोग जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, जो कि यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो टू लाइंस हैविंग ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि इसका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि अब ये दो लाइन जो है ये आगे जाके कभी भी कहीं पर भी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसे हम लोग कितना भी आगे बढ़ा ले, इसे भी कितना आगे बढ़ा ले, तो ये कभी भी जाके अब नहीं मिलेगा। यानी कि इसका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा। और यहीं पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसे हम लोग पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, जिसका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। यानी कि हम लोग इस तरह से एक लाइन लेंगे और इस तरह से, तो इसे ही हम लोग पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे, क्योंकि ये जो है ये कभी भी अब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे में कभी भी ये जाके मिलेगा नहीं। तो ये हम लोगों का समांतर रेखा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब उसके बाद फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और ये इक्वल कैसे होता है ये हम लोग जो है आगे प्रूव भी करेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है उसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करता है तो उसमें जो अपोजिट वाला एंगल्स होता है उसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, यानी कि अपोजिट है और एकदम ठीक सामने वाला एंगल है। तो यानी कि 1 और 3 जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और इसीलिए ये दोनों बराबर भी होगा, और 2 और 4 जो है वो भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है एक्सियम देखते हैं, यानी कि अभिगृहित एक देखते हैं। तो ये जो है ये कहता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यानी कि एक लाइन है उस पर एक रे यानी कि किरण को अगर हम लोग खड़ी करते हैं, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तब जो एडजेसेंट एंगल्स बनता है ये दोनों का जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोगों का अभिगृहित एक हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इसे हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम या फिर रैखिक अभिगृहित भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये रैखिक युग भी इसी को बोलते थे, जिसमें एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। फिर उसके बाद एक्सियम 2 है कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। यानी कि ये जो है ये इसी का ठीक कन्वर्स है, यानी कि उल्टा है। इसमें कहा था कि अगर हम लोग जो है इस तरह से कोई भी एक रे जो है उसको एक लाइन पर गिराते हैं तब एडजेसेंट एंगल जो बनता है उसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग लेते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए, यानी इसको और इसको जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है एक लाइन का निर्माण करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक लाइन बन गया। तो यही एक्सियम 2 हो गया। अब हम लोग थ्योरम 1 देखते हैं, यानी कि प्रमेय 1। तो थ्योरम क्या होता है, इसे मैंने चैप्टर 5 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें ही बताया था। तो थ्योरम जो होता है उसे हम लोगों को प्रूव करना होता है। तो थ्योरम 1 जो है वो है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइन जब प्रतिच्छेद करता है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम लोग डायरेक्ट VOA भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये और कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर में बताया था आप लोगों को, ये वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब इसमें प्रूव करने बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले दो लाइन जब प्रतिच्छेद करता है तो सबको हम लोगों ने नाम दे दिया 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, 1 और 4 को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। किससे? लीनियर पेयर एक्सियम से। यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम में मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी एडजेसेंट एंगल जो बनता है एक लाइन पर एक रे जाने पर, तो ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये दोनों 1 और 4 को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से 3 और 4 को देखें तो 3 और 4 को जोड़ने पर भी 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है।
अब ध्यान से देखिए 1 और 4 को जोड़ने पर 180 डिग्री और 3 और 4 को भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। अगर दोनों ही 180 डिग्री आ रहा है यानी कि ये और ये इक्वेशन बराबर है, तो यानी कि अगर हम लोग इसे इस तरह से देखें कि 1 + 4 बराबर 3 + 4 हो जाएगा। अब इसमें 4 और 4 काट देंगे तो इस तरह से हम लोग को 1 बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, यानी कि तिर्यक रेखा। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई दो लाइन होता है उसको एक तीसरा रेखा इस तरह से काटता है तो इसी रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि 2 से ज़्यादा लाइन भी हो सकता है, उन सब को जो लाइन काटता है वो भी अलग अलग बिंदु पर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एल इस तरह से ट्रांसवर्सल हो गया। अब ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सल में बहुत सारा चीज़ होता है, यानी कि जब भी दो लाइन इस तरह से होता है और उसको एक लाइन काटता है तो इससे बहुत सारा एंगल बनता है, तो उन एंगल को हम लोगों को जानना है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल्स। अब ये दो लाइन है, इनके अंदर यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके अंदर जो भी एंगल्स होता है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, यानी कि अंतःकोण। फिर उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि जो इसके बाहर हो गया, तो 1, 2 और 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाह्य कोण हो गया। फिर उसके बाद आता है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब ध्यान से देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण क्या होता है, यहाँ पे 1 है और 6 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला एंगल एकदम ठीक इसके संगत में है, यानी कि एकदम बराबर है, तो ये दोनों को हम लोग कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। अब उसी तरह से यहाँ 2 और 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 और 7 हो जाएगा और यहाँ 3 और 8, यानी कि यहाँ जो ये लाइन है उसके उधर साइड है, ये भी उधर साइड ही है, और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं। उसी तरह से इस लाइन के नीचे, इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के भी नीचे, तो इसी को हम लोग कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसमें इंटीरियर एंगल्स जो कि अल्टरनेट है, यानी कि यहाँ ये 4 को इंटीरियर एंगल्स है, इसमें अल्टरनेट वाला हम लोगों को ले लेना है, यानी कि एकदम अपोजिट साइड वाला, तो एक इधर वाला लेंगे और एक इधर वाला, तो 3 और 6 जो है ये एक पेयर क्या चीज का हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हो गया, यानी कि एकांतर अंतःकोण। और एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा हो जाएगा, 1, 5 और 1 और 8 और 2 और 7 ये एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा अल्टरनेट वाला, और यहाँ पे फिर 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरह से ये जब भी दो लाइन को एक लाइन काटता है तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स बनता है, एक्सटीरियर एंगल्स बनता है। अब उसमें हम लोगों को जो है 4 मेन चीज़ जो याद रखना होता है वो है, सबसे पहले कोरेस्पोंडिंग एंगल्स जो कि अभी मैंने बताया, फिर उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक और चीज़ होता है जिसको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी इसे बोलते हैं, यानी कि सह अंतःकोण इसे हिंदी में बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे 3 और 5 लेते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इसी के अंदर भी है, दोनों एक ही साइड है, यानी अल्टरनेट वाला में हम लोग क्या कर रहे थे कि इंटीरियर वाला ले रहे थे लेकिन अपोजिट साइड वाला, इसमें हम लोग एक ही साइड का इंटीरियर एंगल्स लेंगे, उसे ही हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ 3, 5 और 4 और 6 ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो सिर्फ कोई भी नॉर्मल सा लाइन पर एक लाइन जब काटता है तब क्या होता है वो देखे, लेकिन अगर वही दो लाइन जो है पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तो तब इसमें बहुत सारा चीज़ होता है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि दो पैरेलल लाइन जैसे मान लेते हैं ये दोनों है, उसको एक लाइन जब काटता है तो अभी जो मैंने बताया कि कोरेस्पोंडिंग एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें इक्वल हो जाता है, यानी 1, 5 जो है वो बराबर हो जाएगा, 2, 6 बराबर हो जाएगा, 3, 7 बराबर हो जाएगा, और 4 और 8 दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जो है पैरेलल लाइन का ये खासियत है कि जब भी उसको कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक काटता है तब वो हमेशा क्या होता है, उसका करस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो जाता है, और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये सब भी बराबर हो जाता है। यानी कि ये 3 चीज़ जो पिछले वाले में मैंने अभी बताया था ये सभी इसमें बराबर हो जाएगा, यानी कि 3, 5 बराबर हो जाएगा, 4, 6 के बराबर हो जाएगा, 1, 7 के बराबर हो जाएगा, 2, 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर उसके बाद को इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, यानी कि जो ये जैसे 3 और 6 जो था को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे भी 4 और 5 को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है। तो ये 4 चीज़ जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस चैप्टर में। तो ये चारों चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जब भी पैरेलल लाइन है उसको कोई भी ट्रांसवर्सल काट रहा है तो उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर, और को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यानी कि अगर हम लोग को बताना है कि कोई दो लाइन समांतर है तो कौन कौन सा शर्त जो है वो पूरा होना चाहिए। तो जैसे कि दो लाइन इस तरह से है और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये दोनों लाइन जो है ये किन किन परिस्थितियों में जो है समांतर हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर हो जाए, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाए, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो जाए। अब मुझे पता है कि ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बस इतना देखिए कि अभी जो मैंने ये सब बताया, ये चारों चीज, इसमें क्या था कि पैरेलल लाइन है तो ये सब चीज हो रहा है, और इसी का ठीक उल्टा हम लोग कर देंगे कि अगर ये होगा तब वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो इसी का हम लोग उल्टा कर रहे हैं बस। तो जब भी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब अगर हम लोगों को दे दिया हो कि ये और ये एंगल बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम लोगों को दे दे कि ये और ये एंगल बराबर है, तब भी ये दोनों लाइन बराबर पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 2, यानी कि प्रमेय 2। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो वो परस्पर भी समांतर होती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि L जो है वो M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तब हम लोग कह सकते हैं कि L जो है वो N के भी पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे जो कि इन तीनों को ही काटता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो संगत कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो ये दोनों संगत कोण था तो बराबर हो गया। फिर उसके बाद M N के पैरेलल है, तो इसलिए 2 जो होगा वो 3 के भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह से 1 2 के बराबर आ गया और 2 3 के बराबर, तो यानी कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है वो 3 के भी बराबर होगा। तो अगर 1 और 3 जो है बराबर है, तो यानी कि ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जिसके कारण L जो है वो N का भी पैरेलल है। तो ये जो है ये प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि वे रेखा जो एक दूसरे के समांतर होते हैं वो आपस में भी समांतर होते हैं। अब देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है तो उसका तीनों कोनों को जोड़ने पर हम लोगों को क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो ये जो है ये एक तरह का थ्योरम है। अब इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि 1 2 3 यानी अंदर का जो 3 एंगल है इन दोनों को, तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो BC लाइन है इसमें एक पैरेलल, यहाँ पे इसके ठीक पैरेलल में एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग ये लाइन खींचते हैं तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे जो है ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जेड ढूंढिए, यानी कि जैसे यहाँ पे जो है एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर एक जेड बन रहा है इस तरह से, तो यानी कि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यानी कि हम लोगों को क्या मिल गया कि 4 जो है वो 2 के बराबर है और 5 जो है वो 3 के बराबर है, ये हम लोगों को मिल गया है। और ध्यान से अगर देखें तो ये एक इस तरह से लाइन बना हुआ है, तो इस पर बना हुआ सारा कोण जो है वो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या चीज़ से, लीनियर पेयर्ड एक्सियम से। तो यानी कि ये तीनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। और अभी मैंने बताया था कि 4 जो है वो 2 के बराबर है, तो हम लोग ध्यान से देखिए 4 1 5 ये तीनों को जोड़ के 180 आया। अब हम लोग इस 4 के जगह पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, और इस 5 के जगह पर 3 लिख देंगे क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट थ्योरम है जो कि है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक ट्रायंगल लिया है, अब उसमें क्या किया है कि एक साइड, किसी भी एक साइड को हम लोगों जब बढ़ा देते हैं तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये वाला एंगल। तो ये जो होता है ये इन दोनों को जोड़ने पर जो आता है उसके बराबर होता है। अब इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज लिए, उसमें हम लोग प्रोड्यूस कर दिए। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ध्यान से देखिए, एंगल 1 2 3 इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो क्या चीज़ से आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ASP से आएगा। फिर उसके बाद 3 और 4 को जोड़ने पर ध्यान से देखिए 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर्ड एक्सियम से आ जाएगा। अब हम लोगों को इस तरह से 2 इक्वेशन मिल गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों में ही बराबर में 180 डिग्री है, तो यानी कि ये दोनों भी बराबर होगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 जो है वो बराबर है 3 + 4 के। अब इन दोनों में ही 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया कि एंगल 1 + 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। और ये जो है ये इसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है क्वेश्चन बनाने में।
तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब हम लोग जो है जल्दी से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइंस के बारे में जाना, एंगल्स के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम ये सब भी देखा है इस चैप्टर में। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है ट्रांसवर्सल वाला कि और पैरेलल के साथ ट्रांसवर्सल वाला जो है वही ज़्यादा काम आता है। और उसके बाद फिर थ्योरम जो है एक एंगल सम प्रॉपर्टी और एक ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये सब जो है ये सब बहुत ज़्यादा काम आएगा और जो ये सब अच्छे से समझ लेता है ना वही आगे जाके आगे चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ पाता है, क्योंकि इसके आगे का चैप्टर में हम लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश किया है कि जितने अच्छे से समझा सकूं एक एक चीज़ को समझाऊं। और हाँ, वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।